जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में। पेनिट्रेशन टेस्ट में एक मेजर टेस्ट आपने सुना होगा फ्रेंड्स, एसपीटी, है ना। तो ये एक प्रकार का हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट है। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेनिट्रेशन टेस्ट आखिर में होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, पेनिट्रेशन टेस्ट हमारे एक ऐसे टाइप के टेस्ट होते हैं जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, पेनिट्रेशन वैल्यूज को या रेसिस्टेंस टू पेनिट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये मेरा है एक सैंपलर है, मानो सैंपलर बोल दो या फिर इसी को मैं कौन बोल देता हूं, है ना। ये यहां पर मेरी सॉइल है। ये सैंपलर को मैं इस सॉइल के अंदर क्या कराता हूं, पेनिट्रेट कराने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ, या बोल दो मैं हैमर बोल दूं, हैमर, या फिर कोई भी स्टैटिक लोडिंग, स्टैटिक या फिर डायनेमिक लोडिंग की मदद से इसको क्या करवाता हूं, पेनिट्रेट कराता हूं। लेकिन क्या होगा, ये सोइल हमारी यहाँ पर रेसिस्टेंस ऑफर करेगी, रेसिस्टेंस ऑफर करेगी किसको, इस सैंपलर को। मतलब कि ये सोइल इस सैंपलर को अपने अंदर पेनिट्रेट करने से रोकेगी। अब वो किस हद तक रोक पा रही है, उसी चीज से लेके उसी चीज को कैलकुलेट करके हम लोग इस सोइल की प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे ये आपको मैं अभी बताता हूं। देखो, सिंपल सी भाषा में यहां पर लिख दिया गया है कि दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ द रेसिस्टेंस टू पेनिट्रेशन ऑफ सैंपलिंग स्पून, कॉन और अदर शेप टूल्स अंडर द डायनेमिक या फिर स्टैटिक लोडिंग। क्लियर? ओके। The resistance is then correlated with some of the engineering properties such as density index, consistency, bearing capacity, etc. मतलब कि जो सोइल ने जो रेसिस्टेंस ऑफर किया है, उस रेसिस्टेंस से हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे कि डेंसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, बियरिंग कैपेसिटी, एक्सेट्रा। क्लियर? ओके। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉमन टाइप के पेनिट्रेशन टेस्ट है। क्या बोला? दो कॉमनली यूज्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है हमारे पास। पहला है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, दूसरा है कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। अब फ्रेंड्स, दोनों के बारे में आपको डिटेल में मिलने वाला है। पहले मैं आपको स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो इसको आप एक और नाम से काफी बार आपने सुना होगा कि एसपीटी टेस्ट, एसपीटी। इसको एसपीटी नाम से ज्यादा पॉपुलर है ये, ठीक है। इसको फ्रेंड्स किस कोड की मदद से यूज कर सकते हैं या करते हैं, इसका जो यूज होता है आईएस 2131 कोड के अंदर इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, और उसी कोड को फॉलो करके हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। कौन से कोड को? आईएस 2131। आपसे एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बताइए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को कौन से आईएस कोड फॉलो किया जाता है, तो उसके लिए आईएस 2131 फॉलो करते हैं, ठीक है। क्लियर है? देखो, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो दिखा देता हूं, जिससे कि आपको ये चीज आसानी से समझ में आए कि ये होता कैसे है आखिर में। देखो, फील्ड पे इस टेस्ट को इस टाइप से परफॉर्म किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने वीडियो है। इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स क्या है, ये एक हैमर है, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये मेरा हैमर है। इस हैमर को एक पर्टिकुलर हाइट से गिराया जाता है, और उस हाइट को गिराने की वजह से ये जो सैंपलर है या फिर जो एक्सटेंशन रोड है हमारा, बोरहोल के अंदर जाता है और सैंपल कलेक्ट करता है। कैसे करता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट मेरे ख्याल से आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि किस टाइप से ये परफॉर्म होता है फील्ड पर, जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए वीडियो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ओके। अब आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर कि आखिर में ये किस काम के लिए यूज होता है, तो मैंने यहां पर लिखा है कि दिस टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी मदद से हम, तो रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स और एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस, दैट इज फाई। ये सारी चीज हम यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा, यूसीएस वैल्यू सोइल का हम इससे निकाल सकते हैं। यूसीएस कैसे निकालेंगे, सारी बातें आपको मैं बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तीसरी बात फ्रेंड्स, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन शेयर क्राइटेरिया एंड अलोवेबल बियरिंग प्रेशर बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया। ये दोनों चीजें भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप। तो ये सारी बातें हम यहां से निकाल पाएंगे, 1 2 3
4 और 5 वन बाय वन करके इनके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इन वैल्यूज को निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए कौन से टाइप की सॉइल के लिए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट सुटेबल है। तो आपको आंसर देना है कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज सुटेबल फॉर मीडियम टू डेंस सैंड। ठीक है, किस सैंड के लिए सुटेबल है, किस सॉइल के लिए, मीडियम टू डेंस सैंड के लिए सुटेबल है। व्हाई इट इज नॉट सुटेबल फॉर क्ले। सवाल आता है कि अगर ये सैंड के लिए सुटेबल है तो फिर हम क्यों क्ले के लिए इसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया, देखो एक बार मैं फिर से बताता हूं। तो वीडियो के अंदर क्या देख पा रहे थे, आप देख पा रहे थे, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये हैमर जो है, ये हैमर गिर रहा है बार बार, मतलब ये इंपैक्ट दे रहा है। इंपैक्ट दे रहा है मतलब यहाँ पर डायनेमिक लोडिंग देखने को मिल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, डायनेमिक लोडिंग होने की वजह से एक तो हमारे क्ले के अंदर क्या हो सकता है, रिमोल्डिंग हो जाती है। देखो इन क्ले डायनेमिक लोडिंग कोसेस रिमोल्डिंग, ओके, एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। समझ गए कि हम सीधी सिंपल सी भाषा में बोलेंगे कि क्ले के लिए इसका यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि डायनेमिक लोडिंग होने की वजह से यहाँ पर क्ले का क्या होता है, रिमोल्डिंग हो जाता है और उसकी वजह से वहां पर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, इसलिए इसको क्ले के लिए सुटेबल नहीं है। दूसरी बात, इन लूज सोइल या फिर लूज सेचुरेटेड सैंड इट में लीड्स टू लिक्विफेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों कंडीशन की वजह से इसको ना तो हम लोग क्ले के लिए यूज करते हैं, ना ही ये हमारी लूज सोइल या फिर लूज सैंड के लिए सुटेबल है। तो एसपीटी टेस्ट केवल और केवल मीडियम टू डेंस सैंड के लिए ये सुटेबल होने वाला है। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि ये क्ले के लिए क्यों सुटेबल नहीं है, तो आप उनको जवाब दे देना सिंपल सा एक वर्ड में, क्योंकि डायनेमिक लोडिंग की वजह से रिमोल्डिंग हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेस पोर वाटर प्रेशर वहां पर डेवलप होता है, इसलिए क्ले के लिए सुटेबल नहीं है। फिर लूज सैंड में लिक्विफेक्शन का चांस बढ़ जाता है, इसलिए लूज सैंड के लिए भी ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, ओके। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्लीन होल रहता है जिसका डायमीटर अगर मैं आपको बता देता हूं, तो ये जो डायमीटर है 55 टू 150 mm तक वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। क्लियर है, ठीक है। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसी बोरहोल के लिए केसिंग या फिर ड्रिलिंग मड का यूज किया जाता है, जिससे कि बोरहोल की साइड क्या करे, हमारी स्टेबल रहे। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ बोरहोल। क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे बोरहोल को स्टेबलाइज करना पड़ता है क्योंकि वो कोलेप्स करने लगते हैं। तो अलग अलग मेथड्स मैंने आपको बताया था, केसिंग का मेथड बताया मैंने, ड्रिलिंग मड की मदद से आपको बताया, साथ में मैंने बताया वाटर से भी आप स्टेबलाइज कर सकते हैं, फ्रीजिंग से भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो टेस्ट है इसको परफॉर्म किया जाता है मिनिमम ऑफ एट एवरी चेंज इन स्टेटा और एट एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 1.5। मानो ये मेरे पास अलग अलग लेयर्स थे, लेयर 1, लेयर 2, है ना, लेयर 3। तो मैंने यहां पर स्टार्ट किया, मानो एसपीटी टेस्ट को मैंने करना स्टार्ट किया। ठीक है, समझिएगा। तो मैंने यहां पर किया, यहां से करते करते ये लेयर मानो मेरी आ रही होगी कुछ 2 मीटर पे, और 2 मीटर पर आ रही है, और मेरा मतलब यहाँ पर जो लेयर चेंज हो रही है, स्टेटा जो चेंज हो रहा है वो 2 मीटर पे हो रहा है, लेकिन यहां से मेरे को एसपीटी को कितने पे परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब 1.5 पर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रिलिंग करूंगा, ड्रिलिंग करके ये ड्रिलिंग हो गया मेरा, ड्रिलिंग हो गया। अब फिर से मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एसपीटी परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इंटरवल जो है एसपीटी परफॉर्म करने का, या तो चेंज इन स्टेटा पे करो या फिर आपको 1.5 मीटर पे करना है, जो भी इसमें मिनिमम रहेगा उस पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो मेरा ये लेयर चेंज हुआ, फिर से मेरा 1.5 मेरा यहाँ पर आ रहा, 1.5 मेरा यहाँ पर आ रहा, लेकिन मेरा लेयर यहीं पर चेंज हो गया, तो मुझे यहीं पर एसपीटी परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक चीज समझ में आ गई होगी कि या तो आपका लेयर चेंज हो या फिर आपका इंटरवल जो है 1.5 से अगर ज्यादा है, तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा उस पर आपको क्या करना है, एसपीटी टेस्ट को परफॉर्म करना होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि ये जो मेरा सैंपलर है इसको मैं बोलता हूँ स्प्लिट स्पून सैंपलर। स्प्लिट स्पून सैंपलर ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
स्प्लिट स्पून सैंपलर। ओके, और ये यहाँ पर इसके नीचे बॉटम में कनेक्टेड होता है ना। तो एपरेटस की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से एपरेटस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि ये सैंपलर होता है ना। सैंपलर के तीन पार्ट होते हैं, डेट इज टिप, इसकी बॉडी, डेट इज स्प्लिट हेवल्स एंड हेड होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि ये जो चीज है ये मेरा होता है हैमर, ठीक है। ये मेरा हैमर होता है, ये मेरा ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड जिसपे कि मेरा पुली और वो लगी रहती है हैमर, ठीक है। ये मेरी एक्सटेंशन रोड है, क्या बोल दिया मैं, एक्सटेंशन, क्लियर है। ये मेरा बोर केसिंग कह सकता हूं, ये मेरा है क्या, केसिंग। और ये इसके अंदर क्या है, जो है मेरा बोरहोल। ये मेरा सैंपल है, सॉइल सैंपल, अगर ध्यान से आप देखेंगे, सॉइल सैंपल, जो कि मेरे को स्प्लिट स्पून के अंदर से मिला है, और ये मेरा सैंपलर है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीजें क्लियर हो गई है तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, ये जो थिक वॉल जो स्प्लिट स्पून सैंपलर है, ये कैसा है, थिक वॉल स्प्लिट स्पून सैंपलर है, जिसका आउटर डायमेंशन जो है 50.8 प्लस माइनस 0.2 mm होता है, मतलब मैं रफली इसको 51 mm कह सकता हूं। दूसरी बात, जो इसका इनर डायमीटर है वो 35 mm है, ठीक है। तो डी आउटर पूछेगा आपसे कोई तो कितना है, 51 mm बोल देना आप। डी इनर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देना 35 mm होता है। और ये जो स्प्लिट स्पून है, ये कैसा है, हमारा थिक वॉल सैंपलर है। फ्रेंड्स, साथ में जो इसका जो ये पुली है या हैमर है, हैमर का जो वेट है 63.5 kg ये होता है, ठीक है। साथ में इसको ड्राइव करने के लिए इस वेट को गिराया जाता है, वो 75 सेंटीमीटर की हाइट से गिराया जाता है, जैसे कि मैं आपको भी बताता हूं। देखो, तो यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो जिस हाइट से ये गिर रहा है ना, देखो जिस हाइट से इसको गिराया जा रहा है, मतलब कि ये जो हाइट है, देखो अभी फिर से गिराएंगे तो ये जो हाइट है, वहां से हाइट जो है वो मेरी कितनी, 75 सेंटीमीटर, और इसका वेट जो है मेरा 63.5 केजी है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब रीडिंग्स कैसा लेना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो आगे बात करते हैं कि जो मिनिमम लेंथ है किसकी, हमारी मिनिमम लेंथ है ओपन सैंपलर की, वो कितनी होने वाली है, शुड बी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब इसके बीच में, क्लियर है, ओके। आगे बात करें फ्रेंड्स, द स्प्लिट ट्यूब सैंपलर कॉमनली नोन एज स्पून सैंपलर, इट इज फर्स्ट अलाउड टू रेस्ट एट द बॉटम ऑफ द बोरोल एंड सिंक अंडर इट्स ऑन वेट, ठीक है। मान लो ये मेरा सैंपलर था, इस सैंपलर को अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरा जो है स्प्लिट स्पून सैंपलर है, स्प्लिट स्पून सैंपलर, ठीक है। पहले मैंने इसको रखा है, मानो ये मेरा क्या है, बॉटम ऑफ बोरहोल, बॉटम ऑफ बीएच, दैट इज बॉटम ऑफ बोरहोल। तो मैंने इसको पहले रखा, तो माना ये थोड़ा सा कुछ अंदर गया होगा, ठीक है। अब जैसे ये थोड़ा सा अंदर गया, इसके बाद मैंने क्या किया फ्रेंड्स, इसके ऊपर में नंबर ऑफ ब्लोस लगाने लगा, नंबर ऑफ ब्लोस लगाने लगा, और मैंने नोट किया कि जो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर सपोज कुछ एन वन नंबर पे गया होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो 15 सेंटीमीटर है, ये मेरा मान लो N1 नंबर पे गया होगा। फिर मैंने क्या किया, फिर से इसमें नंबर ऑफ ब्लोस लगाए, मानो N2 नंबर ऑफ ब्लोस लगे होंगे, इसको फिर से 15 जाने में, इसको यहाँ पर N3 नंबर ऑफ ब्लोस लगे होंगे, फिर से तीसरे 15 जाने में। तो सिंपल सी भाषा में मान लो ये मेरा सैंपल है ना, सैंपलर है। तो इसको मैंने पहले छोड़ दिया, पहले छोड़ा तो ये इतना अंदर कुछ गया होगा, फिर मैंने इसके ऊपर नंबर ऑफ ब्लोस गिराया, डेट इज 63.5 केजी को गिराया 75 सेंटीमीटर से। तो इसने, सॉरी, ये 15 पेनिट्रेट करने में, मानो इसने N1 नंबर ऑफ ब्लोस लिए, फिर दूसरे 15 को पेनिट्रेट करने में इसने N2 नंबर ऑफ ब्लोस लिया, फिर तीसरे 15 को पेनिट्रेट करने में इसने N3 नंबर ऑफ ब्लोस लिया, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करके रखनी है पहले, ठीक है। देखो, it is then seated 15 centimeter in the soil using blows from a hammer falling from 75 centimeter height। मैंने आपको बताया कि ये कुछ इस टाइप का ट्राइपॉड है, यहाँ पर एक पुली है, इस पुली के ऊपर ये आपका क्या लगा है, हैमर है। और ये हैमर हमारा किससे कनेक्टेड है, ये एक्सटेंशन रोड है, एक्सटेंशन रोड हमारा नीचे बोरहोल में जाके कहीं पर क्या है, सैंपलर से कनेक्टेड है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मार्किंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने मार्किंग देखने को मिल रही होगी। ये देखो, ये मार्किंग जो है,
ये मार्किंग मैंने जो करी है ये 15 सेंटीमीटर की है, 15, 15, 15। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो ये क्या होगा, यहाँ पर ऐसा होगा कि ये 63.5 केजी को ये 75 सेंटीमीटर की हाइट से गिराया जा रहा है, बार बार कितनी हाइट से गिराया जा रहा है, 75 सेंटीमीटर की हाइट से गिराया जा रहा है। तो फर्स्ट में आप नंबर ऑफ ब्लोस काउंट करना कि ये 15 जब वेनिश हो जाएगा ना, तो ये आपका N1 ब्लोस आ जाएगा, फिर दूसरे 15 के लिए N2 ब्लोस आ जाएगा, फिर तीसरे 15 के लिए N3 ब्लोस आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले को हम लोग इग्नोर कर देंगे, और जो सेकंड और थर्ड का जो नंबर ऑफ ब्लोस है ये ही हमारा एन वैल्यू हो जाता है, एन वैल्यू बराबर N2 प्लस N3। क्लियर है? ठीक है, यही चीज मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ ड्राइव इज कंसिडर्ड एट द सीटिंग ड्राइव, एंड इसमें जो नंबर ऑफ ब्लोस लगे होंगे, मानो N1 है, N2 है और N3 जो है मेरा, तो ये N3 N1 को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लोस रिक्वायर्ड फॉर द सेकंड एंड थर्ड 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन इज टर्म्ड एज पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस वैल्यू, या एन वैल्यू इसको मैं बोलूंगा। तो एन वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा भाई, एन वैल्यू हो जाएगा मेरा N2 प्लस N3। कोई डाउट नहीं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरा स्प्लिट स्पून सैंपलर का जो ड्रिवन हुआ है वो लेस देन 45 सेंटीमीटर हुआ है, देन ऐसे केस में जो रेसिस्टेंस वैल्यू या फिर जो एन वैल्यू है मेरी, वो वैल्यू हो जाएगी मेरी नंबर ऑफ ब्लोस, नंबर ऑफ ब्लोस रिक्वायर्ड फॉर लास्ट 30 सेंटीमीटर। मतलब कि ये आखिरी 30 सेंटीमीटर के अंदर जो भी लगने वाला है, जितने नंबर ऑफ ब्लोस लगे होंगे वो मेरी एन वैल्यू हो जाएगी। समझ गए? ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है, आपको समझ में आसानी से आ गया। आगे अगर बात करेंगे, इन वेरी सॉफ्ट सबसॉइल स्ट्रेटा द सैंपलर में समटाइम्स सिंक्स एंटायरली अंडर इट्स ओन वेट। फ्रेंड्स, क्या होता है जब हमारी सॉफ्ट सॉइल होती है तो सॉफ्ट सॉइल के अंदर ये पूरा का पूरा सैंपलर ऑटोमेटिकली सिंक कर जाता है। इस केस में जो एन वैल्यू है वो मेरी कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ओके। यहाँ पर लिखा गया है कि अंडर सच कंडीशन नो ब्लोस में बी रिक्वायर्ड एंड द एसपीटी वैल्यू रिकॉर्डेड इज 0। ओके, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एसपीटी वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड इन फ्रैक्शन लाइक 10.5, 11.5, whatever it may be, like 11.7, तो फ्रैक्शन में नहीं होगी ये, ऑलवेज हमारा इंटीजर या तो 10 होगा, 11 होगा, 50 होगा, 100 होगा, whatever it may be, ओके, बट फ्रैक्शंस में नहीं होगा। क्लियर है? आगे अगर बात करेंगे, द टेस्ट इज रिपीटेड एट एवरी 2 इसको मैं बोल देता हूं 1.5 to 5 मीटर इंटरवल और चेंज इन स्ट्रेटम, डिपेंडिंग, ये फ्रेंड्स जो है हमारा साइट पर डिपेंड करता है, कंडीशन से वेरिएबल है ये, बट जनरली आपको ध्यान में रखना है कि 1.5 मीटर और चेंज इन स्ट्रेटा, इसमें जो भी मिनिमम आएगा उस पर्टिकुलर डेप्थ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट को रिपीट करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, टेस्ट इज रिपीटेड। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व नंबर है उनके अंदर अलग अलग टाइप के करेक्शंस लग सकते हैं, जैसे कि करेक्शन ड्यू टू ओवरबर्डन प्रेशर एंड करेक्शन ड्यू टू क्या हमारे वाटर टेबल या फिर डायलेटेंसी करेक्शन। ऑब्जर्व वैल्यू मतलब कि N0 की अगर मैं बात करूंगा जो कि मेरा N2 प्लस N3 है, इसकी फिलहाल के लिए आपको ध्यान में रखना है। तो अगर N0 की वैल्यू डेट इज N ऑब्जर्व बोल देता हूं मैं इसको, N ऑब्जर्व, ये एन ऑब्जर्व जो है इसके अंदर हमारे ये करेक्शंस लग सकते हैं, डेट इज करेक्शन ड्यू टू ओवरबर्डन प्रेशर, करेक्शन ड्यू टू वाटर टेबल, डायलेटेंसी करेक्शन, फाइन करेक्शन एक्सेट्रा। क्लियर है? ओके, इन ग्रेनुलर सॉइल के लिए बात करते हैं, अगर ये करेक्शंस की बात करेंगे सबसे पहले ओवरबर्डन करेक्शन की, तो ग्रेनुलर सॉइल के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रेनुलर सॉइल ओवरबर्डन प्रेशर अफेक्ट्स द पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस। मतलब कि दो सॉइल है जिनका सेम रिलेटिव डेंसिटी है बट डिफरेंट कंफाइनिंग प्रेशर है, उनको टेस्ट किया गया है, तो एक जो है उसका हायर कंफाइनिंग प्रेशर आएगा, जो उसकी वजह से हायर पेनिट्रेशन नंबर मिलेगा, एज द कंफाइनिंग प्रेशर इन द कोहेजन लेस सॉइल इंक्रीजेस द डेप्थ। देखो, ये मेरी सॉइल है, यहाँ पर क्या है, इसका सेम रिलेटिव डेंसिटी है आरडी में अगर बोल देता हूं, लेकिन इसका डेप्थ कुछ अलग है। ध्यान से देखिएगा, है ना, इसका डेप्थ कुछ अलग है। मानो इस सॉइल का मिड पॉइंट की डेप्थ अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो 1 मीटर होगा, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा 2 मीटर या 3 मीटर मान लो, तो इस पॉइंट पर कंफाइनिंग प्रेशर डिफरेंट होगा। मानो कंफाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3 मैं बोल देता हूं, यहां पर कुछ रहा होगा ए लेयर के अंदर, यहाँ पर सिग्मा 3
कुछ रहा होगा बी लेयर के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा सिग्मा थ्री बी मेरा क्या है, ज्यादा है सिग्मा थ्री ए से। मतलब कंफाइनिंग प्रेशर इन बी सोइल इज ग्रेटर देन कंफाइनिंग प्रेशर इन ए सोइल। ध्यान दीजिएगा अगर कंफाइनिंग प्रेशर जितना ज्यादा होगा वहां पर पेनिट्रेशन नंबर उतना ज्यादा आएगा या उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस वो प्रोवाइड कराएगा। तो सेम चीज यहां पर लिखिए कि इफ टू सॉइल्स हैविंग सेम रिलेटिव डेंसिटी बट डिफरेंट कंफाइनिंग प्रेशर आर टेस्टेड, द वन विथ हायर कंफाइनिंग प्रेशर गिव्स हायर पेनिट्रेशन नंबर एज द कंफाइनिंग प्रेशर इन कोहेजनलेस सॉइल इंक्रीजेस विद द डेप्थ। समझ गए? ओके। तो यहां पर यही चीज है, ये चीज आपको देखने को मिल रही है, इस टाइप से आएगी। तो कंफाइनिंग प्रेशर सिग्मा थ्री का ज्यादा है, दैट इज बी लेयर में ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारा ए लेयर। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, यहां पर एन वैल्यू मेरी क्या आएगी, एन वैल्यू ज्यादा आएगी, एन वैल्यू इंक्रीज आएगी। और यहां पर एन वैल्यू मेरी क्या आएगी फ्रेंड्स, थोड़ी कम आएगी एज कंपेयर टू दिस लेयर, बी लेयर की। ओके, आगे बात करते हैं कि द पेनिट्रेशन नंबर फॉर सॉइल एट शैलो डेप्थ इज अंडर एस्टिमेटेड एंड द ग्रेटर डेप्थ इज ओवर एस्टिमेटेड। समझ आया कि शैलो डेप्थ पर आपका पेनिट्रेशन वैल्यू क्या होगा, कम आएगा, लेकिन ग्रेटर डेप्थ पर वो ज्यादा निकल कर आएगा। सो फॉर यूनिफॉर्मिटी the number obtained from the field test under different effective overburden pressures are corrected to a standard effective overburden pressure। इसलिए इसके लिए एक यूनिफॉर्म नंबर लाने के लिए या यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन वैल्यू लाने के लिए यहाँ पर कुछ करेक्शंस किए जाते हैं। जैसे कि देखेंगे आप N1 बराबर एन नोट 350 अपॉन 70 प्लस सिग्मा बार, ये मेरा है क्या, ओवरबर्डन करेक्शन, ओवरबर्डन करेक्शन। क्लियर है? ये मेरा है ओवरबर्डन करेक्शन। यहाँ पर आपको सारे टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज सिग्मा वन इज द करेक्टेड वैल्यू आफ्टर ओवरबर्डन करेक्शन, एन नोट इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एसपीटी, ठीक है, सिग्मा बार जिसकी वैल्यू आपकी 280 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 280 से ज्यादा हो रही मतलब कि आपका ओवरबर्डन करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसको रिमेंबर रखना है, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले तो आपको चेक करना है, डेट इज एन वन बाय एन नॉट का रेशियो आपको चेक करना है। देखो अगर एन वन बाय एन नॉट का रेशियो जो है, डेट इज अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से एन वन बराबर एन नोट 350 सिग्मा बार प्लस 70 मैंने आपको बताया, अगर ये एन वन बाय एन नोट का जो रेशियो है आपका लेस देन 2 अगर आ रहा है, लेट इज इफ इट इज बिटवीन 0.45 टू 2, तो यहां से आप सीधे सीधे अप्लाई ओवरबर्डन करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन एंड यहां से डायलेटेंसी करेक्शन आप लगा सकते हैं। डायलेटेंसी करेक्शन कैसे लगाएंगे मैं भी आपको बताता हूं। लेकिन अगर आपका रेशियो जो है डेट इज अगर एन वन बाय एन नोट मेरा है ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो इस केस में आप डायरेक्टली ओवरबर्डन करेक्शन नहीं लगा पाएंगे। तो इस केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको n1 को डिवाइड बाय 2 करना है, देन यहां पर आपको क्या करना है, ओवरबर्डन करेक्शन लगाना है, ओवरबर्डन करेक्शन लगा के देन यहां पर आपको क्या करना है, डायलेटेंसी करेक्शन लगाना। ठीक है, तो देखो सिंपल सी भाषा में अगर ये मेरा ग्रेटर देन 2 आया, डेट इज n1 बाय n नॉट ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो इस केस में n1 को डिवाइड बाय 2 करो और यहां से आप अप्लाई ओवरबर्डन करेक्शन देन अप्लाई डायलेटेंसी करेक्शन। कैसे करेंगे वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। देखो डायलेटेंसी करेक्शन की अगर बात करते हैं तो ये कब एप्लीकेबल होता है, जब आपका सिल्टी फाइन सैंड है या फिर फाइन सैंड से जो कि बिलो ग्राउंड वाटर टेबल है। मानो ये मेरा वाटर टेबल का यहां पर था और इसके नीचे जो है कैसी है, सिल्टी फाइन सैंड है या फिर फाइन सैंड है। क्लियर है? अगर आपकी फाइन सिल्टी फाइन सैंड है या फिर फाइन सैंड प्रेजेंट है वाटर टेबल के नीचे, बिलो वाटर टेबल, तो उस केस में यहां पर क्या होता है, पोर प्रेशर जो है इजिली डिसिपिएट नहीं होता है। अगर पोर प्रेशर मेरा इजिली डिसिपिएट नहीं हो रहा है तो ये एक प्रकार से ज्यादा रेसिस्टेंस, ज्यादा पेनिट्रेशन या ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा किसको, सैंपलर को। ठीक है, जिससे कि सैंपलर आसानी से उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। देखो पोर प्रेशर इंक्रीजेस द रेसिस्टेंस ऑफ द सॉइल, देन पेनिट्रेशन नंबर एन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब कि पोर प्रेशर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारे एन वैल्यूज भी बढ़ के आएगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस केस में ये जो करेक्शन है, रेडियस डायलेटेंसी करेक्शन इज अप्लाइड व्हेन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ नंबर आफ्टर फर्स्ट करेक्शन एक्सीड, मतलब n1 की वैल्यू ग्रेटर देन
मेरी 15 है, तो उस केस में हम डाई लेटेंसी करेक्शन फैक्टर लगाते हैं। और डाई लेटेंसी फैक्टर लगाने के पीछे का क्या रीजन है, कैसे ही लगेगा, दैट इज n2 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1/2 ऑफ n1 माइनस 15। क्लियर है? ओके। तो यहां से जो n2 वैल्यू आ रही है, ये मेरी है डाई लेटेंसी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू, मतलब कि करेक्शन एसपीटी वैल्यू आफ्टर डाई लेटेंसी करेक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दिस करेक्शन इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन वाटर टेबल इज at or above the test level. If water table is below, then this correction is not required. मानो ये आपका कहीं पर ये ग्राउंड लेवल था, है ना, और यहाँ पर आपने टेस्ट किया। अगर आपका वाटर टेबल कहीं यहाँ पर है और यहाँ पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इस केस में आपका डाई लेटेंसी करेक्शन फैक्टर लगेगा, डाई लेटेंसी करेक्शन लगेगा। अगर वहीं दूसरे केस में अगर आपने इस लेवल पर टेस्ट किया और आपका ग्राउंड वाटर टेबल मानो यहाँ पर है, इस केस में, तो इस केस में डाई लेटेंसी करेक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर आपका केवल फाइन सैंड से, अगर यहाँ पर मानो कोर्स सैंड है, कोर्स सैंड है, तो उस केस में भी डाई लेटेंसी हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, केवल और केवल फाइन सैंड या फिर सिल्टी फाइन सैंड के केस में ही डाई लेटेंसी करेक्शन फैक्टर लगता है। क्लियर है? कोर्स सैंड है, ग्रेवल है, तो उस केस में डाई लेटेंसी लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है कि फाइनल करेक्टेड वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन नंबर इज द एवरेज ऑफ करेक्टेड वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन नंबर एट डिफरेंट लेवल। मानो ये मेरा कोई बोरहोल था, ये अलग अलग लेवल्स में आपको बताता हूं। मानो ये ए डेप्थ पर आपने किया, है ना, एक आपने यहां पर ए डेप्थ पर निकाल दिया, फिर बी डेप्थ पर आपने कुछ वैल्यूज निकाली होगी टॉप से, यहाँ पर कुछ बी पर भी कुछ आया होगा, फिर आपने सी डेप्थ पर भी एसपीटी वैल्यू परफॉर्म किया होगा, देन ऐसे ही डी डेप्थ पर भी आपने एसपीटी वैल्यू परफॉर्म किया होगा या एसपीटी टेस्ट परफॉर्म किया होगा। तो जो एन वैल्यूज है ना फ्रेंड्स, एन वैल्यू या एन फाइनल में बोल दूं, तो एन फाइनल जो है मेरा आ जाएगा एन अट ए प्लस एन अट बी प्लस एन अट सी प्लस एन अट टी डिवाइडेड बाय 4। So final corrected value of penetration number is the average of corrected values of penetration number at different levels, that is ABCD at different level। ठीक है, at different levels ये आ जाएगा ABCD। तो यहाँ पर ये NF बराबर ABC, that is NA, NAB, NC, D। तो चारों लेवल का एवरेज जो आपका आएगा N फाइनल आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना है फ्रेंड्स, चेक जो N फाइनल जो आपका आया, N फाइनल की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर आना चाहिए, मतलब कि 0.5 टाइम्स ऑफ N फाइनल shall be, that is 1.5 टाइम्स ऑफ N फाइनल, मतलब कि 50% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए NA, NB, NC, ND का। हमेशा ध्यान रखना कि जो फाइनल वैल्यूज है उसका 50 माइनस 50 प्लस, ये सारी वैल्यूज जो है उसके बीच में आना चाहिए। अगर नहीं आ रही है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो कि मेरी NA जो है वो इस रेंज में नहीं लाई कर रही है, डेट इज 0.5 टाइम्स ऑफ N फाइनल और 1.5 टाइम्स ऑफ N फाइनल के बीच में नहीं आ रही है, तो इसको घटा देंगे। अब जो N फाइनल जो आएगा नया वाला, वो आएगा मेरा NB, NC, ND डिवाइडेड बाय 3 से। फिर से चेक करेंगे कि ये जो है इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा जिससे कि और अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वही चीज मैंने आपके लिए लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, अब बात करेंगे कि किस टाइप से हम लोग एसपीटी वैल्यू से हमारे अलग अलग पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हम लोग निकाल सकते हैं एज पर शेयर क्राइटेरिया। कैसे? देखो, द करेक्टेड एवरेज एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वैल्यू इज यूज्ड टू एस्टिमेट द angle of internal friction, that is phi, and the relative density of the soil as shown. These relationship are commonly illustrated through the graphs and the data। ये आपको कोड के अंदर या फिर बुक्स के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपका एसपीटी वैल्यू 0 से 4 है, मतलब आपकी रिलेटिव डेंसिटी कैसी है, वेरी लूज है। 4 से 10 तक अगर आपका एसपीटी वैल्यू आ रहा है तो आपकी सॉइल लूज है। 10 से 30 के बीच में है तो मीडियम है, और आपका 30 से 50 है तो डेंस है, और ग्रेटर देन 50 है तो वेरी डेंस है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एसपीटी वैल्यूज का किस टाइप से हमारा रिलेटिव डेंसिटी से वेरिएशन आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एसपीटी एन वैल्यू के हिसाब से आप एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मैंने टेस्ट किया और मेरे को देखने को मिला कि मेरा जो एसपीटी एन वैल्यू है वो मेरा आया मानो 50। तो मैं यहाँ पर देखूंगा, देखो ग्राफ पर गया, मैं 50 देखा और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की
ये लाइन जहां पर भी मेरे इस एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन डेट इज फाई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अराउंड 41 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं इस ग्राफ की मदद से, ये ग्राफ आपको 6403 डेट इज IS 6403 के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये मेरे को फाई मिला फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं एनसी एनक्यू एन गामा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से, यहाँ पर आपको जैसे ही फाई मिला आप ये एनसी एनक्यू एन गामा की वैल्यू निकाल पाएंगे मेरे ख्याल से, है ना, ये आपको पता है। जैसे ही आपको एनसी एनक्यू एन गामा की वैल्यू मिली, आप इस फॉर्मूले के अंदर उन वैल्यूज को पुट करना। सी आपको पता है, एनसी आपको मिल गया, एनक्यू मिल गया, एन गामा यहाँ से मिल गया, गामा वन, ये सारी चीजें आपको पता रहेगी। आपको क्या मिल जाएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, एज पर शेयर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अलोबल बियरिंग प्रेशर निकालने के भी कुछ एम्पिरिकल इक्वेशंस है जो कि एसपीटी एन वैल्यू के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। जैसे कि पहला है पेक हेजनर इक्वेशन, दूसरा टैंक्स इक्वेशन, तीसरा है आईएस कोड मेथड। ठीक है, वन बाय वन करके मैं आपको तीनों को जल्दी बता देता हूं। देखो, सबसे पहला जो है फ्रेंड्स हमारा पेक हेंसन इक्वेशन। तो यहाँ पर जो नेट अलाउबल बियरिंग प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, नेट अलाउबल क्यू एन ए बोल दो, या फिर इसी को क्यू ए नेट भी बोला जाता है ये, या फिर इसी को नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर जो है वो गिवन है हमको इस इक्वेशन से, डेट इज 0.41 CWSN, जहां पर एन जो है ये मेरा एन वैल्यू। क्लियर है, एस क्या है, सेटलमेंट है, CW हमारा करेक्शन फैक्टर है, जो कि मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखना है तो यहाँ पर एन जो है, एन है मेरी क्या, एवरेज करेक्टेड एसपीटी वैल्यू, एस जो है परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, जो कि आपको मिलेगा IS 1904 के अंदर। अलग अलग टाइप के फाउंडेशन के लिए अलग अलग परमिसिबल वैल्यूज दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, DW जो है फ्रेंड्स डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड लेवल, मतलब कि ग्राउंड लेवल से जो वाटर टेबल की जो डेप्थ है उसको DW बोला गया है। यहां से CW आप निकाल सकते हैं, डेट इज वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, जो कि 0.51 प्लस DW BF प्लस DF। BF क्या हो गया मेरा, विड्थ ऑफ द फुटिंग, DF जो हो गया मेरा डेप्थ ऑफ द फुटिंग। क्लियर है फ्रेंड्स, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो पेक हेंसन इक्वेशन है इसके अंदर जो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल है वो ग्राउंड लेवल से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है फ्रेंड्स वो है मेरा टैंक्स इक्वेशन। इसने क्या किया, टैंक्स ने इंक्लूडेड द इफेक्ट ऑफ डेप्थ इन कंप्यूटेशन ऑफ द सेफ बियरिंग प्रेशर। इसने डेप्थ को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है, डेट इज यहाँ पर CD देखेंगे तो वो भी डेप्थ करेक्शन फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि जो नेट अलाउबल, डेट इज क्यू नेट ए बोल दो या फिर क्यू ए नेट बोलो, इसको 1.4 n-3 BF प्लस 0.32 टाइम्स ऑफ BF का होल स्क्वायर, ये इस इक्वेशन से दी गई है, जहां पर ये मेरा है, ये है n वैल्यू। क्लियर है, S मेरा परमिसिबल सेटलमेंट है, जो कि मुझे IS किससे मिलेगा, 1904, कमेंट करके बताइए भाई। ठीक है, CW मेरा वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है फ्रेंड्स। ये सारी चीजें तो आपको यहाँ देखने को मिल गई कि CW जो है वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है, जो कि 0.5 से 1 के बीच में लाई करेगा, नो डाउट। TW जो है डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि हेंसन इक्वेशन में ये जो डेप्थ ऑफ वाटर है हमारा ग्राउंड लेवल से था, यहां से था, लेकिन टैंक्स इक्वेशन में ये जो है हमारे डेप्थ, डेट इज डेप्थ ऑफ द फुटिंग, बिलो द डेप्थ ऑफ द फुटिंग है। ठीक है, हेंसन इक्वेशन में ये ग्राउंड लेवल से था, तो ये मेजर डिफरेंस है हमारे टैंक्स इक्वेशन के अंदर और किसके, हेंसन इक्वेशन के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला भी थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो एन वैल्यू से, ये मेरी एन वैल्यू से किसकी, एसपीटी एन। एस आपको पता चल जाएगा, बी एफ आपको पता है, सारी चीजें यहाँ पर पुट करेंगे आपको तो नेट अलाउबल प्रेशर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो CD का जो है, CD आपको निकालना है यहाँ से किस टाइप से, 1 प्लस DF/B, जो कि हमेशा लेस देन 2 होना चाहिए। अगर CD मेरा एक्सीड कर रहा है 2 को, तो आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 2 लेके सॉल्व करना रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे अगर बात करें CW निकालने का फॉर्मूला, तो 0.51 प्लस DW/B। DW कहां से है, बिलो बिलो बेस ऑफ दी फुटिंग। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आईएस कोड मेथड क्या कहता है फ्रेंड्स, ये है हमारा आईएस कोड मेथड रिकमेंड्स यूज ऑफ टैंक्स इक्वेशन विद स्मॉल करेक्शन एंड विद डेप्थ करेक्शन फॉर द फुटिंग। देखो, जो हमारा
इक्वेशंस था टैंक्स का, उसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इन्होंने कर दिया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1.4 था, 1.4 था, यहाँ पर इन्होंने 1.38 कर दिया, बाकी चीजें कुछ नहीं है, और जो DW था उस DW को गायब कर दिया है। सीधे सिंपल सा यहाँ पर वैल्यूज पुट करना, CW 0.5 1 प्लस DW बाई बी, जिसमें भी DW कहां से फ्रेंड्स, हमारे बेस ऑफ द फुटिंग से है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले मैं बता देता हूँ, दैट इज आईएस कोड मेथड, रिकमेंडेड यूज ऑफ पेक्स हेसन एंड थॉर्नबर्ग इक्वेशन फॉर राफ्ट। देखो यहाँ से क्यू अलाउबल नेट की अगर बात करेंगे राफ्ट के लिए, तो ये आपको 0.88 एन वैल्यू एस सी डब्ल्यू आपको निकाल पाएंगे 0.51 प्लस डेप्थ ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बी, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ से क्यू अलाउबल नेट मिल जाएगा राफ्ट का। फॉर द टाइम बिंग, सॉरी, फॉर द टाइम बिंग अगर मैं परमिसिबल सेटलमेंट 25 mm बोल देता हूं, जो कि यहाँ पर सही नहीं है, बट फॉर द टाइम बिंग मान लेता हूं, तो क्यू ए नेट की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे सामने निकल के, इसको मैं पुट करूंगा तो यहाँ से सीधे सीधे मेरे को 22 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, 22 टाइम्स एन सी डब्ल्यू आ जाएगा। अगर ग्राउंड वाटर टेबल मेरा कहाँ है, जीरो पे है, ग्राउंड वाटर टेबल जीरो पे, डेट इज ग्राउंड पर है, तो सी डब्ल्यू की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई 0.51 प्लस डेप्थ ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बी। अगर ये मेरा जीरो हो जाएगा तो, अगर क्या बोला, इफ वाटर टेबल इज मच बिलो बोल देता हूं, पहले पहले मैं बात कर लेता हूं, जीरो पे है तो सी डब्ल्यू मेरा हो जाएगा 0.5, और अगर बहुत ज्यादा नीचे है, मतलब कि जो डी डब्ल्यू है बहुत ज्यादा नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म्स मेरा बहुत बहुत ज्यादा नीचे है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, मेरा सीधे सीधे आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। तो इस केस में इस टाइप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आईएस कोड मेथड से हम राफ्ट के लिए अलाउबल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, आपको यहाँ तक चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सेटलमेंट आपको एग्जाम्स में अलग अलग दिया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको यहाँ पर एसपीटी टेस्ट बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है ना। फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रख लेना है कि जो आईएस कोड मेथड के अंदर जो अलाउबल पियरिंग प्रेशर है किसके लिए, राफ्ट का, वो ऑलवेज गवर्न करता है सेटलमेंट ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। राफ्ट एश्योर्स ए वेरी हाई सेफ बियरिंग कैपेसिटी, एग्जांपल लूज सॉइल के अंदर देखने को मिलेगा। तो जब कभी भी अगर आपका राफ्ट है, तो राफ्ट मतलब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए सेटलमेंट से रिलेटेड, कि यहाँ पर सेटलमेंट गवर्न करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यूसीएस ऑफ कोहेसिव सॉइल एज पर एसपीटी वैल्यू, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर एसपीटी वैल्यू लेस देन 2 है तो आपका क्यू की वैल्यू 25 है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, किस टाइप से एसपीटी एन वैल्यू से हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। उसके अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि किस टाइप से एसपीटी वैल्यू पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वीडियो को भी आप जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।